पिछले कुछ वक्त से ये अफवाह जोरों शोर से चल रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान आईन पाकिस्तान में तरामीम के जरिए अदलिया खास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े बड़े बदलाव लाने की मंसूबा बंदी कर रही है। अब ये बदलाव अच्छे होंगे या बुरे, ये तो बड़े अरसे से अवाम और माहिरीन की आंखों से छुपा हुआ था, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इस पर ऐसे काम कर रही थी, इसे ऐसे छुपा रही थी जैसे कि वो आइन और अदलिया के निज़ाम को सही नहीं बल्कि उसको खराब कर रही हो। बहरहाल अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ हो, ख्वाह वो अच्छी या बुरी, ज़्यादा अरसे तक आवाम से छुपती नहीं है। इसी तरह आईन पाकिस्तान में की जाने वाली तरामीम का बिल भी सरेआम आ गया। अब अगर ये वही बिल और तरामीम है जिसे हुकूमत पास करने जा रही थी, जिसमें वो कामयाब ना हो सकी, तो पाकिस्तान में ऐसा आईनी और अदलिया का बहरान शुरू होता जिसमें नो डाउट इसको पास करने वाले तो देर और सवेर इसकी खौफनाक नताइज भुगतते, लेकिन इससे पाकिस्तान का भी काफी नुकसान होता, क्योंकि जिस तरह की तरामीम इस बिल के जरिए आईन पाकिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है ना, उससे सुप्रीम कोर्ट तो रहेगा लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा। आईन पाकिस्तान तो रहेगा लेकिन इंसाफ जो बचा कुचा है वो नहीं रहेगा। एक ऐसा कोड बनाया जाएगा जिसकी ताकत और असर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा होगी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा, लेकिन उसकी लगामें कुछ लोगों के हाथ में होंगी जो कि इसके जरिए आईन पाकिस्तान को अपने लिए दीवार की तरह और अपने दुश्मन और इख्तिलाफात रखने वालों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। आसान अल्फाजों में एक ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए आईन पाकिस्तान और अदलिया में इतनी सियासी और गैर जमहूरी मुदाखलत होगी या हो सकती है जितनी आज तक नहीं हुई। अब अगर ये सब सुनकर आपको ये लग रहा है कि भाई ये सब क्या है, ये आईन पाकिस्तान, ये अदलिया, ये तरामीम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में इतने आसान अल्फाजों में और मिसालों के साथ जानेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलें पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये तरामीम क्या होती हैं। तो देखिए, आसान अल्फाजों में तरमीम का मकसद होता है आइन में बदलाव लाना, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ हमारे मामलात, हमारी ज़रूरियात, हमारे मसले बदल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि भाई इसके हिसाब से आइन को भी चेंज किया जाए, उसके हिसाब से आइन में भी बदलाव लाए जाए। जैसे कि जब गाड़ियाँ नहीं होती थी तो उससे रिलेटेड कोई कवानीन भी नहीं थे, लेकिन जब गाड़ियाँ आई उससे मसले पैदा हुए, एक्सीडेंट्स हुए, तो तरामीम के ज़रिए आइन में गाड़ियों से रिलेटेड कवानीन की भी जगह बनाई गई, क्योंकि हर छोटी या बड़ी चीज़ के लिए पूरे के पूरे आइन नहीं बदले जाते। आइन को बदलना, उसे लिखना और लाना ये कोई आसान बात नहीं है। आखिरी दफ़ा पाकिस्तान में 1973 में आइन बनाया गया था, इसलिए अगर कोई भी ज़रूरत पेश आती है ना, तो पार्लियामेंट में बिल पास किया जाता है। अगर पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत उस बिल के हक में हाँ कर देती है, तो फिर इस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया जाता है और वो इसे अप्रूव करके आइन का हिस्सा बना देते हैं। सिंपल, अगरचे हकीकत में ये इतना सिंपल नहीं होता, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, लेकिन समझने की हद तक भाई तरामीम का मकसद और प्रोसेस यही होता है। तभी तो जब हमारी मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए आइन में तरामीम करने की कोशिश की तो वो कर ना सकी, क्योंकि तरमीम करने के लिए चाहिए होती है 2/3 अक्सरियत, जो कि काफ़ी मेहनत और भाग दौड़ के बावजूद भी मौजूदा हुकूमत हासिल ना कर सकी। बहरहाल तरामीम क्या होती हैं ये तो हमने जान लिया। अब हुकूमत पाकिस्तान आईन पाकिस्तान में कौन सी तरामीम करने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में भी आसान अल्फाजों में स्टेप बाय स्टेप जान और समझ लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो एक नई अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाने की तजवीज़ दी गई है। ये कोर्ट कितना ताकतवर होगा इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आज के वक्त में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये हक और ताकत है कि वो हुकूमतों के दरमियान कोई केसेस हैं, कोई मसले चल रहे हैं, तो उसे सुन सकता है। सो मोटो नोटिस यानी खुद अपनी तरफ से किसी भी चीज़ के खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन इस बिल में ये तजवीज़ दी गई है कि इस ताकत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर इस नए बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिया जाए। इसके अलावा आईनी दरख्वास्त जैसे कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, आईनी तशरीह से रिलेटेड केसेस हो गए, जिसे सुनने और उस पर फैसले सुनाने का हक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, इस हक को भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को देने की तजवीज़ दी गई है।
यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोल माइनस। अब इससे होगा ये कि अगर आज के वक्त में किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही हो, उसे उसके कानूनी हक नहीं दिए जा रहे, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाए। लेकिन बाद में जब ये तरामीम हो जाएंगी तो फिर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अब शायद आप इसे सोचें कि भाई इसमें ऐसा क्या हो गया, पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का दरवाज़ा है। तो देखें, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चलाया जाएगा, इसमें बैठने वाले जजों को जिस तरह सेलेक्ट किया जाएगा ना, उससे इस कोर्ट से इंसाफ का मिलना इतना ही मुश्किल होगा जितना कि पैदाइशी बच्चे के मुंह में दांत का मिलना। इस बिल में आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175A, जिसे मशहूर ज़माना 18वीं तरमीम के जरिए बनाया गया था, जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती के हवाले से बात करता है, इसमें तरमीम करने की तजवीज़ दी गई है। बेसिकली 18वीं तरमीम से पहले जजों की तैनाती प्रेसिडेंट के हाथ में हुआ करती थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर चीफ जस्टिस से मुशावरत करके जजों को अपॉइंट करते थे। लेकिन फिर इस पर काफ़ी सवाल उठे, क्योंकि देखा जाए तो इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए 18वीं तरमीम के जरिए ये डिसाइड किया गया कि 2 कमेटी तश्कील दी जाएंगी, एक जुडिशल कमीशन जो कि अदलिया के लोगों पर मुश्तमिल होगी, और दूसरी पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि पार्लियामेंट के लोगों पर मुश्तमिल होगी। जुडिशल कमीशन का ये काम होगा कि वो जजों की नाम की लिस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे, और पार्लियामेंट्री कमेटी इस लिस्ट को रिव्यू करे और उसमें से नामों को सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट को भेजे, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन जजों को अपॉइंट कर ले। सिंपल। लेकिन इस पर काफ़ी तनकीद और सवाल किए गए अदलिया की तरफ से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कंट्रोल अगर देखा जाए ना, पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ में दे दिया गया। वो जिसे चाहे एक्सेप्ट कर ले, जिसे चाहे रिजेक्ट कर ले। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए 19वीं तरमीम पास की गई, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि जुडिशल कमीशन का तो ये काम होगा कि वो जजों के नाम की लिस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी अगर किसी जज को रिजेक्ट करना चाहती है ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो वो ठोस वजूहात दे, और दूसरा इसके पास 3/4 अक्सरियत हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए कुछ इस तरह पार्लियामेंट का रोल दोबारा कम हो गया, और अदलिया का किरदार खास करके जजों की तैनाती में काफ़ी बढ़ गया। अब आज के वक्त में इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जो कि माहिरीन के मुताबिक चेंज होना चाहिए। लेकिन देखें, इस मसले को हल करने के बजाय हमारी हुकूमत ने आर्टिकल 175A में ऐसी तरमीम की तजवीज़ दी है जिससे निज़ाम और ज़्यादा ख़राब और करपुतली बन जाएगा। बेसिकली कहा यह गया है कि इस नए बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा, और फिर जो जजों का पहला बैच होगा ना, इसे वो चीफ जस्टिस जिसे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट किया गया है, इसकी मुशावरत से अपॉइंट किया जाएगा। मतलब शुरुआत में तो पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है। कोर्ट की कुर्सियों पर उसे बिठाया गया है जिसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपॉइंट किया गया है। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये तो कहानी हो गई सिर्फ पहले बैच की। इसके बाद जो दूसरा बैच और दूसरे जज आएंगे, उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाएगा, यहाँ पर आप सिर्फ इनकी नीयत और मकासद देखें कि इसके बाद जो भी जज होंगे ना, उसे 13 रुकनी कमेटी की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। अब इस 13 में से 6 तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज होंगे जिसे हुकूमत ने अपॉइंट किया है, एक होंगे फेडरल लॉ मिनिस्टर, एक होंगे अटॉर्नी जनरल, दोनों कौन है, हुकूमत के बंदे, और 2 होंगे पार्लियामेंट्रीज। मतलब 13 में से 10 लोग तो वही हैं जो या तो हुकूमत के हैं या हुकूमत की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं। तो फिर आप सोच सकते हैं कि जिन जजों को अपॉइंट किया जाएगा वो कितना मेरिट और इंसाफ की बेसिस पर होगा, और कितना जाती और सियासी मफाद की बुनियाद पर। और बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। इस बिल में ये तजवीज़ दी गई है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की रिटायरमेंट एज 68 साल होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज से 3 साल ज़्यादा है। इस कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से लेकर वो लॉयर जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना बन सकते हैं। और तो और आर्टिकल 180 जो कि ये साफ साफ कहता है कि चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट की तरफ से सीनियरिटी की बेसिस पर, मतलब जो सबसे ज़्यादा पुराना और बड़ा होगा ना, उसे अपॉइंट किया जाएगा। इस बिल में ये तजवीज़ दी गई है कि नहीं भाई, चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा, वो भी सीनियरिटी की बेसिस पर नहीं, बल्कि टॉप 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से, जो ज़्यादा वफादार
वो मेरा यार। बहरहाल इसके अलावा आर्टिकल 199 जो कि हाई कोर्ट को ये ताकत देता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ केस की सुनवाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हुकूमती एहलकार या कोई इदारा गैर कानूनी काम कर रहा है, किसी का हक खा रहा है, तो हाई कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो ऐसे केसेस सुने, उस पर फैसला सुनाए। और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक और ताकत है कि वो ऐसे केसेस में की जाने वाली अपील और दिए गए फैसले पर नजर सानी करे। लेकिन इस बिल में ये तजवीज़ दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही नजर सानी कर सकता है। यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट का रोल खत्म। मतलब अगर कोई शख्स आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट पे ये केस फाइल करता है ना कि हुकूमत या उसका कोई इदारा गैर कानूनी काम कर रहा है और हाई कोर्ट की तरफ से इस पर सही फैसला नहीं आता आपके मुताबिक, आपको लगता है कि यार इसमें इंसाफ नहीं किया गया, तो इस फैसले के खिलाफ अपील आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी, जिसके जज किसकी पसंद के होंगे? हुकूमत के। तो फैसला किसके हक में आने के चांसेस हैं? हुकूमत के। बहरहाल इसके अलावा आर्टिकल 186 है जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये हक और ताकत देता है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बिल में इस हक को भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को देने की तजवीज़ दी गई है। इसी के साथ ही जजों को भी, जी हाँ, जजों को भी एक जगह से दूसरी जगह, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट बगैर उनकी रजामंदी के ट्रांसफर करने की तजवीज़ दी गई है, जिससे खतरा यह है कि अगर कोई जज ईमानदार है ना, आइन की बुनियाद पर फैसले करता है, तो शायद उसका ट्रांसफर ऐसी जगह पर कर दिया जाए जहां वो कुछ ना कर सके। और तो और आर्टिकल 190 जो कि पाकिस्तान की तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज को ये पाबंद कराता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ ताउन करें। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर या फैसला सुनाया जाए तो उस पर अमल दरामद करें, उस पर जवाब दें। इस बिल में ये तजवीज़ दी गई है कि पाकिस्तान की तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जवाबदेह होंगी। यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत खत्म। और बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। आर्टिकल 239 जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये हक और ताकत देता है कि वो आइन में की गई तरामीम को रिव्यू कर सकता है। अगर वो तरामीम में कोई गैर कानूनी चीज़ है तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन इस बिल में ये तजवीज़ दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करता है ना, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट आइन में की गई तरामीम को रिव्यू और रिजेक्ट नहीं कर सकता। हुकूमत जो चाहे वो करे। वो चाहे तो 2/3 अक्सरियत के जरिए आइन में ये भी तरामीम कर दे कि इलेक्शन हर 5 साल में नहीं बल्कि 10 साल में होंगे या होंगे ही नहीं, समझने के लिए। इसके अलावा कुछ तरामीम तो ऐसी हैं जैसे कि आर्टिकल 243 में जो कि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, जिस पर हम ज़्यादा बात या डिस्कशन नहीं कर सकते। बहरहाल अब अगर इस बिल की ये जो 26वीं तरमीम का बिल है ना, इसके कंक्लूजन की बात करें ना, तो इसमें देखिए ज़्यादातर हर वो चीज़ है जो कि हुकूमत के दावों के खिलाफ है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ये तरामीम इसलिए कर रही है क्योंकि मौजूदा जो निज़ाम है इसमें काफ़ी सियासत और नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन इस मसले के जवाब में वो एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसी अदालत बना रही है जिसमें सियासत भी होगी, नाइंसाफ़ी भी होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मुल्क के चलाने वालों के हिसाब से होगी। और देखें, इस तमाम डिस्कशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमारी अदलिया बहुत दूध की धुली हुई है, नहीं। अफसोस के साथ हमारा माजी और हमारा हाल ऐसे ढेरों वाक़यात और केसेस से भरा पड़ा हुआ है जिसमें आइन का इस्तेमाल करके बड़े गैर आइनी फैसले सुनाए गए। कुछ लोगों ने अपनी कानूनी हकों और ताकतों का इस्तेमाल करके ना करने वाले काम भी किए। लेकिन इन मसलों को हल करने के बजाय कि भाई सच में आइन में ऐसी तरामीम की जाए जिससे अदलिया को भी जवाबदेह और कंट्रोल में लाया जा सके, ये आप क्या कर रहे हैं कि ऐसी तरामीम कर रहे हैं जिससे आपने ताकत तो अदलिया के पास ही रखी। फर्क सिर्फ आप इतना कर रहे हैं कि इस ताकत को आप अपने हिसाब से अपनी करपुतली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखें, माशरे वही तरक्की करते हैं, इंसाफ वही मिलता है जहां पर फैसले आइन की बुनियाद पर सुनाए जाए, ना कि डंडे और पैसे की बुनियाद पर। लेकिन अफसोस के साथ इस बात की अहमियत को हर पार्टी, हर हुकूमत तभी समझती है जब वो अपोजिशन में जाती है। PTI हो, PMLN हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जब ताकत में होते हैं तो इनके नज़दीक हक और इंसाफ वही होता है जो इनके हक में होता है। लेकिन जब अपोजिशन में जाते हैं तो आज जो हाल PTI का हो रहा है,
ماضی میں جو حال PMLN کا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ بہرحال اسی پر ہی آج کی اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، ایک تو اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یار یہ بل پاس نہ ہو پائے، اور دوسرا اس سوال کے ساتھ کہ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔